फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में समझा और उसके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी समझा कि फॉरेक्स मार्केट का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, किस तरह से वर्क करता है, कौन से सारे विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर की। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉरेक्स मार्केट में जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं एंड उनका क्या पर्पस होता है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने का, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली एंड तक बने रहिएगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा कि जिसके साथ आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, जिसको आप बेच रहे हो, जिससे आप खरीद रहे हो, वो लोग कौन हैं। वो सारी चीज़ें आपको सिंपली समझ में आएंगी। और इसके साथ ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका क्या पर्पस होता है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने का। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एंड शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट, तो डेफिनेटली आप अगर मार्केट में बाइंग कर रहे हो तो किसी से खरीद रहे हो, मतलब कोई तो होगा जो बेच रहा होगा। ठीक है। आप अगर सेल कर रहे हो, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, तो जरूर कोई है जो आपसे खरीद रहा होगा। ठीक है, आप सेल कर रहे हो तो कोई तो होगा जो आपसे खरीद रहा होगा, बाय कर रहा होगा। ठीक है। तो डेफिनेटली वो लोग कौन होते हैं, वो सारी चीजें भी समझना जरूरी होता है। उनका पोटेंशियल क्या होता है, किस तरह से वो मार्केट में वर्क करते हैं, किस तरह से उनकी एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है। तो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं एंड पहले जो हम बेसिक पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो जो होते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं या फिर सेंट्रल बैंक्स होते हैं, लाइक आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक हुए। ठीक है। हर एक कंट्रीज के खुद के कमर्शियल बैंक्स होते हैं एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। इसके साथ ही आप देखोगे तो सेंट्रल बैंक्स होते हैं एंड वर्ल्ड बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ। हर एक कंट्री के अपने सेंट्रल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टाइप की कुछ इंस्टीट्यूशंस भी होती है, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होती है। जो एफ आई आई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है, डी आई आई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो वो सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सारे एज एन एंटिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट के तौर पे फॉरेक्स मार्केट में आते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है। इसके साथ ही आप देखो तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो वो लोग भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं। लेकिन इनको जरूरत क्या है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं उसके बाद भी यहाँ पे आके ट्रेड करना, तो वो सारी चीजें जो पर्पस ऑफ ट्रेडिंग होती है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। इसके साथ ही आप मल्टीनेशनल कंपनीज कॉरपोरेशंस के अलावा जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, लाइक यू एंड मी, जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं जो खुद के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे रिटेल ट्रेडर्स के कैटेगरीज में आते हैं। तो ये सारे लोग होते हैं जो मार्केट पार्टिसिपेंट, मतलब मार्केट में आके पार्टिसिपेट करते हैं एंड ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। मतलब बैंक अगर सेल कर रही है तो डेफिनेटली वो कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बाय कर रही होगी। फॉर एग्जांपल बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई एसेट सेल कर रही है या कोई करेंसी पेयर सेल कर रही है, तो डेफिनेटली कोई मल्टी मल्टी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होगा वो बाय कर रहा होगा। ठीक है। या फिर कोई रिटेल ट्रेडर बाय कर रहा होगा, या रिटेल ट्रेडर अगर सेल कर रहा है तो कोई तो होगा जो कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन होगी जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर से बाय कर रही होगी। या फिर रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं तो डेफिनेटली वो किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी रिटेल ट्रेडर से बाइंग सेलिंग करते हैं। तो इस तरह से वाइस वर्सा सब ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं और ये सारे एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं मार्केट में एंड इन्हीं के बीच में प्रॉफिट लॉस का सिलसिला चलते रहता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो पर्पस होता है, पर्पस ऑफ ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट, ये सारे इंस्टीट्यूशन, रिटेल ट्रेडर्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के जो पर्पस होते हैं वो पर्पस क्या है। तो पहले पर्पस की अगर बात करें, हेजिंग, हेजिंग के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरह से वेल अवेयर होंगे।
ठीक है, नहीं भी पता है तो डेफिनेटली मैं छोटी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। हेजिंग ये होता है जब आप कोई फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्टॉक का फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि नहीं भैया ये स्टॉक जो है मे भी हो सकता है कि अ, नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। तो उस वक्त आप क्या करते हो कि पुट ऑप्शन भी खरीद के रख लेते हो, सो दैट आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है कि मैंने बाय तो किया है लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बहुत ज्यादा गिर जाए, 20% 30% नीचे गिर जाए। तो इसके लिए क्या करते हो आप ऑप्शंस के पुट ऑप्शन खरीद के रख लेते हो कि अगर मार्केट नीचे भी गिरेगा तो वहां पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और जो भी मेरा लॉस है वो बहुत कम होगा या फिर ना के बराबर होगा। इस तरह से आप हेजिंग करते हैं। इसी तरह से करेंसी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में भी हेजिंग के लिए कंपनीज आती है एंड हेजिंग करती है, ठीक है। इसके साथ ही आप देखो तो हेजिंग के बाद अगर हेजिंग आपको फ्यूचर मार्केट से नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली ऐसे समझिए कि आपने किसी स्टॉक का बहुत बड़ा क्वांटिटी खरीदा है, लगभग 1000 क्वांटिटी आपने खरीदा है बहुत बड़े अमाउंट में। तो आपको लॉस भी होगा, मान लेते हैं कि 20 रुपए लॉस हो गया तो 20 इंटू 1000 क्वांटिटी मतलब 20,000 रुपए का लॉस हो जाएगा तुरंत में, ठीक है। तो ये 20,000 का लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, पुट ऑप्शन खरीद के रखते हैं, जिसकी वजह से जब मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो आपका पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा और उसके वजह से आपको वहां पे प्रॉफिट होगा अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ये सारी चीजें हेजिंग के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है कि जब आपको मार्केट में अंदाजा होता है कि मार्केट बढ़ सकती है या फिर कोई एसेट है जो यहाँ से बढ़ सकती है, तो उस वक्त आप लो प्राइस पे बाय करके हाई प्राइस पे सेल करते हो और अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, ठीक है, ये हाई प्राइस पे पहुंच गया है और यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, तो आप हाई प्राइस पे सेलिंग कर देते हो एंड लो प्राइस पे जाके फिर से बाइंग कर लेते हो। तो इस तरह का स्पेकुलेशन करके आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, जो भी शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग्स होते हैं वो सारी चीजें आप कर पाते हो यहाँ पे। इसके साथ ही आगे बढ़े तो आर्बिट्रेज की बात करें। आर्बिट्रेज में जो होता है कि जो भी प्राइस में जो डिस्पैरिटी होती है, लाइक कोई भी करेंसी पेयर्स का आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें अभी कुछ इवेंट्स हुए या फिर कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से प्राइस डिस्पैरिटी होती है, कुछ थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो उस वक्त आप क्या करते हो कि जिस करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपकी कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर आपका कॉर्पोरेशन है, तो आप उस करेंसी में ट्रेड कर रहे हो और उस वक्त क्या होता है कि आपका वो करेंसी डाउन जाने वाला है मार्केट में एंड डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होता है, आपका होल्डिंग या फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं काफी लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए आप क्या करते हो, उसके अगेंस्ट जो करेंसी है, लाइक यूएस डॉलर है और आपकी कोई डोमेस्टिक करेंसी है, तो वो नीचे जाने वाले हैं, यूएस डॉलर बहुत ऊपर जाने वाले, तो आप क्या करते हो, उसी वक्त जाके यूएस डॉलर बाय कर लेते हो, ठीक हो। तो इस तरह का आर्बिट्रेशन करने पे भी आपको काफी रिस्क मैनेजमेंट हो पाता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो पाता है। तो ये सारी पर्पज होती है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के, ठीक है। तो इसके साथ ही हम पिछले स्लाइड पे जाते हैं और वहां पे हर एक के जो पर्पस होते हैं वो सारी चीजें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लाइक बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों आती है मार्केट में, ताकि वो अपने फॉरेक्स करेंसी रिजर्व को मेंटेन रख सके एंड वो मैनेजमेंट काफी अच्छे से कर पाए, ताकि उनका फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छी तरह से मेंटेन रहे, ठीक है। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होता है उसमें आके काफी अच्छा मुनाफा, काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाए एंड अपने इंस्टीट्यूशंस को काफी हद तक एंड अपने इन्वेस्टर्स को काफी हद तक प्रॉफिट दे पाए। तो ये सारी चीजें इनके ट्रेडिंग के पर्पज होते हैं। इसके साथ ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, ये जो मल्टीनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो उसमें हेजिंग या स्पेकुलेशन या फिर आर्बिट्रेज का यूज करके, डेफिनेटली इस तरह के स्ट्रेटेजीज का यूज करके ये मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, सो दैट इनका भी रिस्क मैनेजमेंट कम होता है एंड जो भी रिस्क इनके इन्वॉल्व रहते हैं, इनके ट्रेडिंग से रिलेटेड, इनके बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे चीजें कम हो जाती हैं। रिटेल ट्रेडर्स की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स हेजिंग करके भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं एंड शॉर्ट टर्म में भी स्पेकुलेशन के माध्यम से या फिर कोई मॉनेटरी बजट
पास हो रहा है, तो उसके बेसिस पे भी जब कोई सेंट्रल बैंक मॉनेटरी बजट पास कर रही है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर किसी करेंसी के लिए लाइक यूएस डॉलर के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज है, तो लोग क्या करते हैं, लोअर प्राइस पे बाय करना चालू कर देते हैं, ठीक है, लोअर प्राइस पे बाय करना चालू कर देते हैं, एंड जब ये हाई प्राइस पे जाती है तो इसको यहाँ पे सेल कर देते हैं। इस तरह से रिटेल ट्रेडर्स या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो भी है पार्टिसिपेंट, वो सारे इस तरह से प्रॉफिट गेन करते हैं फॉरेक्स मार्केट में इस फ्लक्चुएशन के बेसिस पे, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर्स डेफिनेटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्रोकर्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स अवेलेबल है मार्केट में, उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया। आई होप कि आपको मार्केट पार्टिसिपेंट एंड इनके पर्पज ऑफ ट्रेडिंग की सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड इसी तरह ग्रो होते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।